इसी कॉन्टिन्यूटी में अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। ये शब्द हम रोज सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, पर इसका असल मतलब क्या है और एक नागरिक होने से हमारी और आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि नागरिकता सिर्फ एक पहचान पत्र या पासपोर्ट नहीं है। ये किसी भी इंसान और उस देश के बीच के रिश्ते की बुनियाद है। ये तय करता है कि आप उस देश के परिवार का हिस्सा है या एक मेहमान। आज की चर्चा में हम इसी रिश्ते की गहराई को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा संविधान नागरिकों को एक सुरक्षा कवच देता है जिसे मूल अधिकार कहते हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। एक नागरिक और एक विदेशी में सबसे बड़ा और बुनियादी अंतर क्या है? देखिए, किसी भी आधुनिक देश में दो तरह के लोग होते हैं। पहले हैं नागरिक, जो उस देश के पूर्ण सदस्य होते हैं। उनकी पूरी वफादारी देश के प्रति होती है और बदले में देश उन्हें सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार देता है। दूसरी तरफ होते हैं विदेशी, जो किसी और देश के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें वो सारे अधिकार नहीं मिलते जो नागरिकों को मिलते हैं। अच्छा, और हमारे सोर्सेज में ये भी लिखा है कि विदेशियों में भी दो तरह के लोग होते हैं, विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, इसका मतलब सीधा है। विदेशी मित्र वो हैं जिनके देश के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, दोस्ताना है। लेकिन विदेशी शत्रु वो उस देश के नागरिक होते हैं जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। ओके। और ये सिर्फ एक नाम का फर्क नहीं है। शत्रु देश के नागरिकों को कुछ कानूनी सुरक्षाएं भी नहीं मिलती, जैसे अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ मिलने वाली सुरक्षा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक अहम प्रावधान है। समझ गया। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। एक भारतीय नागरिक होने का वीआईपी पास क्या है? वो कौन से खास अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों की जेब में होते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। संविधान कुछ अधिकार सिर्फ अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित रखता है, जैसे अनुच्छेद 15 जो कहता है कि सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं कर सकती। राइट। फिर है अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को बराबर मौका देने की बात करता है, जिसे हम लोक नियोजन में अवसर की समता कहते हैं। और अनुच्छेद 19 तो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, जिसमें हमें बोलने की, कहीं भी इकट्ठा होने की, घूमने फिरने की आजादी मिलती है। ये सब भी सिर्फ नागरिकों के लिए है। हाँ, ये 6 मौलिक स्वतंत्रताएं सिर्फ नागरिकों को मिलती हैं। और इसके अलावा राजनीतिक अधिकार तो हैं ही, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़कर सांसद या विधायक बनने का अधिकार, और तो और देश के सबसे बड़े पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, इन पर सिर्फ एक भारतीय नागरिक ही बैठ सकता है। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प बात है। मुझे लगा था कि अमेरिका की तरह यहाँ भी राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से नागरिक होना जरूरी होगा। तो क्या इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में पैदा हुआ हो लेकिन बाद में भारत की नागरिकता ले ले तो वो भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। यही भारत के संविधान की खूबसूरती है। यहाँ जन्म से नागरिक और कानून द्वारा बनाए गए नागरिक में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। दोनों को बराबर अधिकार हैं। अच्छा। और इसी बराबरी के सिद्धांत से एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार जुड़ा है, एकल नागरिकता का। हाँ, ये मैंने पढ़ा था। अमेरिका या स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता होती है, एक देश की और एक उस राज्य की जहाँ वो रहते हैं। मतलब कोई टेक्सास का भी नागरिक है और अमेरिका का भी। लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं है? हम पंजाब के नागरिक या बंगाल के नागरिक क्यों नहीं कहलाते? इसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं की बहुत गहरी दूरदर्शिता थी। हाँ। उन्होंने विभाजन का दर्द देखा था और वो जानते थे कि अगर राज्यों को अपनी अलग पहचान या नागरिकता बनाने की छूट दी गई तो ये देश फिर से छोटी छोटी रियासतों वाली मानसिकता में बंट सकता है। सही बात है। वो इस बात को लेकर बहुत सतर्क थे कि कहीं राज्य अपने नागरिकों को नौकरियों या दूसरी सुविधाओं में प्राथमिकता ना देने लगे, जिससे दूसरे राज्यों के लोगों में अलगाव की भावना पैदा हो। तो एकल नागरिकता सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, बल्कि ये भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने वाला एक भावनात्मक धागा है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये इस बात की गारंटी है कि आप चाहे कश्मीर में पैदा हो या कन्याकुमारी में, आप पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय हैं और आपको हर जगह समान अधिकार मिलेंगे। तो ये तो हुई नागरिक होने की बात, लेकिन कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनता कैसे है? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी की नागरिकता चली जाए? संविधान लागू होने के बाद नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे खत्म होगी,
इसके नियम 1955 में बने नागरिकता अधिनियम में बताए गए हैं। नागरिकता पाने के मतलब मोटे तौर पर 5 तरीके हैं। पहला और दूसरा सबसे आम है, जन्म से और वंश से, यानी या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो या आपके माता पिता में से कोई भारतीय हो। ठीक है, ये तो समझ आता है। पर मान लीजिए कोई विदेशी है जिसका भारत से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है, क्या वो भी नागरिक बन सकता है? हाँ बिल्कुल, इसके लिए 2 रास्ते हैं, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन और दूसरा है प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरलाइजेशन। पंजीकरण ज्यादातर भारतीय मूल के लोगों के लिए है, लेकिन प्राकृतिक रूप से नागरिकता कोई भी विदेशी ले सकता है अगर वो कुछ शर्तें पूरी करे। कैसी शर्तें? जैसे वो एक तय समय तक भारत में रहा हो, उसका चरित्र अच्छा हो और उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई किसी एक भारतीय भाषा का ज्ञान हो। ये सुनने में काफी जटिल प्रक्रिया लगती है। क्या इसका कोई हाल का मशहूर उदाहरण है जिससे श्रोता इसे बेहतर समझ सकें? हाँ, जैसे गायक अदनान सामी का मामला। वो पाकिस्तान में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता हासिल की। ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। अच्छा। और 5वां तरीका है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, जिसका सीधा मतलब है कि अगर कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बन जाए तो सरकार वहां के लोगों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। जैसे 1962 में जब पौंडीचेरी भारत का हिस्सा बना तो वहां के लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। और नागरिकता समाप्त कैसे होती है? क्या सरकार किसी की नागरिकता रद्द कर सकती है? हाँ, इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला तो सीधा है, आप अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ दें, जिसे स्वैच्छिक त्याग कहते हैं। ओके। दूसरा है बर्खास्तगी, यानी अगर आप जानबूझकर किसी और देश के नागरिक बन गए तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता। और तीसरा तरीका जिसमें सरकार की भूमिका होती है, उसे कहते हैं वंचित करने द्वारा, यानी सरकार का नागरिकता छीन लेना। लेकिन सरकार ऐसा मनमाने ढंग से नहीं कर सकती, इसके लिए बहुत ठोस वजह होनी चाहिए। जैसे अगर किसी ने धोखाधड़ी से नागरिकता ली हो या संविधान का अपमान किया हो। सबसे गंभीर मामला तब होता है जब कोई युद्ध के समय दुश्मन देश की मदद करे। ये नागरिकता के साथ आने वाली सबसे बड़ी जिम्मेदारी यानी देश के प्रति वफादारी का उल्लंघन है। तो ये साफ है कि नागरिक बनना और बने रहना एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें अधिकार और कर्तव्य दोनों शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक भारतीय नागरिक होने का सबसे बड़ा मतलब क्या है? हमें ऐसा क्या मिलता है जो किसी और को नहीं मिलता? शायद इसका जवाब हमें संविधान के उस हिस्से में मिलता है जिसे उसकी आत्मा कहते हैं, मूल अधिकार। बिल्कुल, यहीं से नागरिकता का असली महत्व समझ आता है। संविधान का भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये वो अधिकार हैं जो सरकार की ताकत पर लगाम लगाते हैं और हर नागरिक की आज़ादी और सम्मान की रक्षा करते हैं। ये एक तरह से संविधान की तरफ से दी गई गारंटी है। इसमें सबसे पहला आता है समता का अधिकार, और अनुच्छेद 14 में 2 बातें कही गई हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। सुनने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर इनमें फर्क क्या है? ये बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। विधि के समक्ष समता या इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये विचार ब्रिटेन से लिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो या एक आम मजदूर, कानून की नजर में सब बराबर है। ठीक है। ये एक तरह से नकारात्मक बात कहता है कि किसी को कोई खास छूट नहीं मिलेगी। और विधियों का समान संरक्षण, ये विचार अमेरिका से आया है। इसका मतलब है कि एक जैसी परिस्थिति में फंसे लोगों के साथ कानून एक जैसा बर्ताव करेगा। आप 2 लोगों के लिए जो एक ही स्थिति में है अलग अलग कानून नहीं बना सकते। ये एक सकारात्मक निर्देश है जो राज्य को समान व्यवहार करने के लिए कहता है। दोनों का मकसद एक ही है, इंसाफ और बराबरी। लेकिन रुकिए, क्या वाकई कानून की नजर में सब बराबर हैं? मैंने सुना है कि कुछ लोगों को विशेष छूट या इम्यूनिटी मिलती है, तो क्या कुछ लोग ज्यादा बराबर हैं? आपका सवाल जायज है। संविधान में ही कुछ अपवाद दिए गए हैं और उनके पीछे एक मजबूत तर्क है। सोचिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल देश के जहाज के कप्तान की तरह है। अगर आप जहाज के चलने के दौरान कप्तान पर ही मुकदमा चलाते रहेंगे तो जहाज कौन चलाएगा?
इसलिए अनुच्छेद 361 के तहत उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता और न ही उन पर कोई आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, तो ये पद की गरिमा और काम को बिना रुकावट चलाने के लिए है। और सांसदों और विधायकों के बारे में क्या? उनके लिए भी ऐसी ही छूट है। अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद के किसी सदस्य ने सदन के अंदर क्या बोला या किस पक्ष में वोट दिया, इस पर कोई भी अदालत सवाल नहीं उठा सकती। इसका मकसद ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि बिना किसी डर या दबाव के जनता की आवाज को सदन में उठा सकें। समानता के बाद आता है सबसे चर्चित अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 हमें जो 6 आजादियां देता है वो तो किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये अधिकार असीमित नहीं है। राज्य इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अब ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका सीधा मतलब है जायज वजहों से लगाई गई रोक। अच्छा, यानी आपकी आजादी वहां खत्म होती है जहां देश की सुरक्षा या किसी दूसरे की शांति शुरू होती है। और फिर आता है अनुच्छेद 21, जिसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कहते हैं। इसकी कहानी तो कमाल की है। कैसे सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसके मायने ही बदल दिए। ये भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे दिलचस्प अध्याय है। शुरुआत में 1950 के गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत संकीर्ण व्याख्या की। कोर्ट ने कहा कि ये अधिकार सिर्फ सरकार के मनमाने एक्शन से बचाता है, संसद द्वारा बनाए गए कानून से नहीं। मतलब अगर संसद कोई कानून बनाकर आपकी आजादी छीन ले तो आप कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। ये तो बहुत खतरनाक लगता है। बिल्कुल। और इसी सोच को 1978 के मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से पलट दिया। वो एक ऐतिहासिक फैसला था। कोर्ट ने कहा कि जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। और किसी भी व्यक्ति की आजादी छीनने के लिए सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। वो कानून उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत भी होना चाहिए। और इसी एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। सही कहा। अनुच्छेद 21 संविधान में एक बीज की तरह था। 1950 में वो सिर्फ एक छोटा सा पौधा था, जीने का अधिकार। लेकिन मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पानी और खाद डालना शुरू किया। आज ये एक विशाल पेड़ बन चुका है, जिसकी शाखाओं में हमें निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और यहाँ तक कि 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार भी मिलता है। और ये सब तो मूल संविधान में लिखा भी नहीं था? नहीं लिखा था। ये सब इसी की व्याख्या से निकले हैं। कमाल है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान सिर्फ पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ सांस लेता है और बढ़ता है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसके दायरे को इतना बढ़ाया है कि आज इसमें त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल है। इसने अनुच्छेद 21 को सभी मूल अधिकारों का केंद्र बना दिया है। तो आज की इस चर्चा से कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला, भारतीय संविधान नागरिक और गैर नागरिक के बीच साफ लकीर खींचता है और नागरिकों को व्यवस्था में एक खास मुकाम देता है। बिल्कुल। दूसरा, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत देश की एकता को मजबूत करने के लिए एक बहुत सोचा समझा और दूरदर्शी कदम था, ताकि क्षेत्रीय भेदभाव की कोई गुंजाइश न रहे। और तीसरा, मूल अधिकार, खासकर समानता और स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव है। और अनुच्छेद 21 की यात्रा ये दिखाती है कि हमारा संविधान कितना जीवंत और प्रगतिशील है, जो समय के साथ खुद को ढाल सकता है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां धर्म, जाति या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो और सब में भाईचारा हो। इसके लिए उन्होंने एकल नागरिकता और मूल अधिकारों जैसे मजबूत कानूनी प्रावधान भी किए। इसके बावजूद आज 75 साल बाद भी हम सांप्रदायिक दंगे, जातीय संघर्ष और भाषाई विवाद क्यों देखते हैं? संविधान में लिखे महान आदर्शों और जमीनी हकीकत में ये फासला क्यों है और इसे कैसे भरा जा सकता है? इसी कंटिन्यूएशन में अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पिछली चर्चा में हमने मौलिक अधिकारों की बात की थी, जो संविधान हमें और आपको यानी देश के नागरिकों को देता है। हाँ, वो हक जिनके लिए हम सीधे अदालत जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन संविधान राज्य को यानी सरकार को क्या दिशा निर्देश देता है? बिल्कुल सही सवाल।
और यहीं पे संविधान के भाग 4 में आते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ, DPSP भी कहते हैं शॉर्ट में। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं और ये जो विचार है ना, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने 1937 के आयरलैंड के संविधान से लिया था। अच्छा, तो ये सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट हुई। पर मेरा सवाल ये है कि क्या ये भी मौलिक अधिकारों जितने ही शक्तिशाली हैं? मतलब अगर सरकार अपनी किसी नीति में इन सिद्धांतों को नजरअंदाज कर दे तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं कि देखिए सरकार अपना काम नहीं कर रही? और यहीं पर सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे दिलचस्प अंतर सामने आता है। अच्छा, ये सिद्धांत गैर न्यायोचित हैं। नॉन जस्टिशिएबल मतलब? इसका सीधा सा मतलब है कि इनके हनन पर या इनके लागू न होने पर अदालत नहीं जाया जा सकता। एक मिनट, तो फिर इनका फायदा क्या हुआ? अगर आप इन्हें लागू ही नहीं करवा सकते तो ये तो सिर्फ अच्छी बातें हो गई, एक नैतिक उपदेश की तरह। हाँ, ये तो हमारे शो की शीर्षक वाला सवाल हो गया, मार्गदर्शक या केवल नैतिक उपदेश। ये तो नैतिक उपदेश वाली बात को मजबूत करता है ना? हाँ, पहली नजर में हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन संविधान निर्माता बहुत दूर की सोच रहे थे। अनुच्छेद 37 खुद कहता है कि भले ही ये अदालत में लागू ना हो, लेकिन ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत है। हाँ, और कानून बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने तो इन्हें संविधान की एक नॉवल फीचर, एक विशेषता बताया था। तो मतलब ये एक नैतिक कंपास या एक गाइड बुक की तरह है। बिल्कुल, एक गाइड बुक ही समझिए। ये वो आदर्श हैं जिनकी तरफ सरकार को अपनी नीतियां बनाते समय हमेशा देखना चाहिए, भले ही कोई कानूनी मजबूरी ना हो। सही पकड़ा आपने। चलिए, तो फिर इस गाइड बुक को और करीब से देखते हैं। इन सिद्धांतों का असल मकसद क्या है? इनका मूल उद्देश्य भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। वेलफेयर स्टेट? हाँ, न कि वो पुलिस राज्य जो अंग्रेजों के जमाने में था। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। लोक कल्याणकारी राज्य और पुलिस राज्य में क्या फर्क है? देखिए, पुलिस राज्य का काम बहुत सीमित होता है, टैक्स वसूलना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और बाहरी हमलों से देश को बचाना। बस नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से उसे कोई खास लेना देना नहीं होता। अच्छा। वहीं लोक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी है अपने नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय देना, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर को बेहतर बनाना। तो जहां मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की गारंटी देते हैं, वहीं निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का खाका खींचते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब बिना सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के सिर्फ वोट डालने का अधिकार अधूरा है। एकदम। हमारे स्रोतों में बताया गया है कि इतने सारे सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। हाँ, ये वर्गीकरण संविधान में तो नहीं है, पर समझने के लिए बहुत मददगार है। कौन कौन सी हैं वो श्रेणियां? इनकी दिशा के आधार पर इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। समाजवादी सिद्धांतों से शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये समाज में बराबरी लाने पर जोर देते होंगे। बिल्कुल, ये एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं। जैसे अनुच्छेद 39 कहता है कि सभी पुरुषों और स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। हाँ, और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि देश की जो दौलत है, संपत्ति है, वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में ही सिमटकर ना रह जाए। और इसी में 42वें संशोधन से एक बहुत जरूरी बात जोड़ी गई थी, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना। हाँ, अनुच्छेद 39 क। ये सोच ही कितनी क्रांतिकारी है कि न्याय तक किसी की पहुंच इसलिए न रुके क्योंकि उसके पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं है। सही बात है। अब समाजवादी सिद्धांतों के बाद हमारे स्रोतों में एक ऐसे वर्ग की बात है जो सीधे तौर पर भारत की आत्मा से जुड़ा है, गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत, ये तो संविधान में गांधी जी की सीधी विरासत जैसे लगते हैं। हाँ, ये वो विचार हैं जिन्हें गांधी जी आजाद भारत में देखना चाहते थे। जैसे अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। हाँ, ताकि असली पावर दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से निकलकर गांवों तक पहुंचे। गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना बिल्कुल इसी में झलकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 43 ग्रामीण इलाकों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है ताकि गांव आत्मनिर्भर बने। और एक और सिद्धांत है जो आज भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है, अनुच्छेद 47। हाँ,
जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं और शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है। हाँ, हम देखते हैं कि कई राज्यों ने इसे लागू करने की कोशिश की है, पर नतीजे कह सकते हैं मिले जुले रहे हैं। ये दिखाता है कि इन सिद्धांतों को जमीन पर उतारना कितना मुश्किल हो सकता है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। इसी से जुड़ा एक और चर्चित सिद्धांत है अनुच्छेद 48 में। वो क्या है? जो गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाने और उनकी नस्लों में सुधार को बढ़ावा देने की बात करता है। ये सभी गांधी जी के विचारों का प्रतिबिंब है। और तीसरी श्रेणी है उदार बौद्धिक सिद्धांतों की। इसमें क्या क्या शामिल है? ये उदारवादी विचारधारा से जुड़े हैं। इसमें तो वो सिद्धांत आता है जिसकी आज सबसे ज्यादा चर्चा होती है। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा बहस में रहने वाला है अनुच्छेद 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी, जो भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। और ये आज भी शायद संविधान के सबसे विवादास्पद हिस्सों में से एक है। हर चुनाव से पहले ये मुद्दा उठता है। सही कहा। इसके अलावा और क्या है इस श्रेणी में? इसी में अनुच्छेद 50 भी है, जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात करता है। मतलब सरकार का दखल न्याय के काम में ना हो, ताकि न्यायपालिका की आजादी बनी रहे। और अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। एक तरह से ये भारत की विदेश नीति का आधार है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और मुझे लगता है कि ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। पूछिए। अगर सरकार किसी निदेशक तत्व, मान लीजिए समाज में बराबरी लाने वाले किसी सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाए और वो कानून किसी के मौलिक अधिकार से टकरा जाए, तब क्या होगा? कौन ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा? हाँ, व्यक्ति की आजादी या पूरे समाज का भला? ये भारतीय संविधान के इतिहास की सबसे बड़ी वैचारिक लड़ाई रही है। एक महान संवैधानिक रस्साकशी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी कहानी शुरू होती है 1951 के चंपकम दोरायराजन मामले से। तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर इन दोनों में कोई टकराव होता है तो मौलिक अधिकार ही सर्वोपरि होंगे, वही जीतेंगे। मतलब फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल। हाँ, निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के सहायक के तौर पर काम करना होगा। लेकिन संसद तो चुप नहीं बैठी होगी। संसद ने निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए जरूर मौलिक अधिकारों में संशोधन किए होंगे। बिल्कुल, यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। कोर्ट के फैसले के जवाब में संसद ने जमींदारी उन्मूलन जैसे कानूनों को बचाने के लिए संविधान में संशोधन किए। लेकिन फिर 1967 में गोलकनाथ मामला आया। हाँ, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकती, पीरियड। मतलब एक तरह का गतिरोध हो गया। सरकार कहती है कि हमें सामाजिक बराबरी के लिए नीतियां बनानी है, और कोर्ट कहती है कि आप इसके लिए लोगों के मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। एकदम, ये एक संवैधानिक डेडलॉक था। इसके जवाब में संसद 24वां और 25वां संशोधन लेकर आई। संसद ने कहा कि अगर सरकार समाज की भलाई के लिए खासकर अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में बताए गए समाजवादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। हाँ, इस आधार पर तो नहीं कि वो समानता के अधिकार या संपत्ति के अधिकार के खिलाफ है। ये संसद का एक बहुत बड़ा कदम था। ये तो सीधी टक्कर हो गई संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच। इस बहस का अंत कैसे हुआ? इस कहानी का क्लाइमैक्स आया 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक असाधारण संतुलन बनाया। क्या संतुलन? कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन की नींव पर खड़ा है। अच्छा, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। ये एक रथ के दो पहियों की तरह है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। वाह। और एक को दूसरे से ज्यादा महत्व देने से संविधान का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तो इस संतुलन को ही संविधान के बुनियादी ढांचे मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा मान लिया गया। एकदम सही। जिसे संसद भी नहीं बदल सकती। तो आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यही है कि संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन ये संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस संतुलन को ही बिगाड़ दे या संविधान के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दे। बिल्कुल।
तो न तो मौलिक अधिकार पूरी तरह से सर्वोपरि हैं, न ही निदेशक तत्व। दोनों के बीच एक सामंजस्य बनाना होगा। अच्छा, तो यहाँ आकर ये सिर्फ उपदेश नहीं रहे, कोर्ट ने इन्हें संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा मानकर इनका कद बहुत बढ़ा दिया। हाँ, सही बात है। लेकिन चलिए अब उन आलोचनाओं पर भी बात करते हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है। क्योंकि ये कानूनी रूप से लागू नहीं हो सकते, तो इनकी आलोचना तो जरूर हुई होगी। बिल्कुल हुई है, और बहुत मजेदार तरीकों से हुई है। हाँ, हंसते हुए बताइए। सबसे बड़ी आलोचना तो यही है कि इनमें कोई कानूनी शक्ति नहीं है। संविधान सभा के एक सदस्य केटी शाह ने इनकी तुलना एक ऐसे चेक से की, हाँ, मैंने भी पढ़ा है, जो बैंक में है तो, पर उसका भुगतान बैंक के पास पैसा होने पर ही हो सकता है। ये तो बहुत सटीक टिप्पणी है। मतलब ये सिर्फ वादे हैं जो सरकार तभी पूरी करेगी जब उसके पास संसाधन होंगे। हाँ, और एक और सदस्य नसीरुद्दीन ने कहा कि ये सिद्धांत नए साल के उन संकल्पों की तरह हैं जो जनवरी को ही टूट जाते हैं। ये भी अच्छा है। टीटी कृष्णामाचारी ने तो इन्हें भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर तक कह दिया था। तो अगर संविधान सभा के सदस्य ही इतनी तीखी आलोचना कर रहे हैं, तो फिर इनका महत्व क्या है? ये सिर्फ संविधान की शोभा बढ़ाने के लिए है? ये बहुत जायज सवाल है। आलोचनाओं के बावजूद इनकी असल उपयोगिता बहुत गहरी है। कैसे? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MC छागला ने एक बार कहा था, यदि इन सभी तत्वों का पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर इनकी उपयोगिता क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि ये सरकार के प्रदर्शन को जांचने का एक पैमाना है। एक रिपोर्ट कार्ड की तरह। हाँ, बिल्कुल। नागरिक और विपक्ष इन्हीं के आधार पर सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपने लोक कल्याण के लिए क्या किया। अच्छा, तो ये विपक्ष के हाथ में एक वैचारिक हथियार की तरह है और जनता के लिए सरकार से सवाल पूछने का एक आधार। बिल्कुल। दूसरी बात, ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी नीतियों में एक स्थिरता और निरंतरता बनाए रखते हैं। भले ही सत्ता में कोई भी पार्टी आए या जाए। हाँ, कोई भी सरकार इन मूलभूत सिद्धांतों की पूरी तरह से अवहेलना करने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि इनके पीछे जनमत की नैतिक शक्ति होती है। जैसे मनरेगा जैसी योजना। बिल्कुल, मनरेगा जैसी योजना जो काम के अधिकार की गारंटी देती है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं निदेशक तत्वों की प्रेरणा से आई है। और शायद सबसे जरूरी बात ये है कि ये उस माहौल को बनाने में मदद करते हैं जहां नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का सही मायने में उपयोग कर सकें। इसे थोड़ा और समझाइए। इस बात को ऐसे समझिए, किसी भूखे और बेरोजगार व्यक्ति के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मतलब है? सही बात है। राजनीतिक लोकतंत्र बिना आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के अधूरा और खोखला है। निर्देशक तत्व उसी आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की नींव रखते हैं। ये तो हा मोमेंट है। मतलब मौलिक अधिकार हमें जो आजादी देते हैं, निर्देशक तत्व उस जमीन को तैयार करते हैं जिस पर उस आजादी का पेड़ सही मायने में फल फूल सके। बिल्कुल, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पार्टनर है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि राज्य की नीति निदेशक तत्व सिर्फ नैतिक उपदेशों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये संविधान की आत्मा और उसका दर्शन है। ये वो रोड मैप हैं जो भारत को एक सच्चा लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का सपना दिखते हैं। सही कहा। हालांकि ये अदालत के दरवाजे पर लागू नहीं हो सकते, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत यानी जनता की अदालत में ये हमेशा प्रासंगिक रहते हैं और सरकारों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते रहते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। जरूर। इन्हीं सिद्धांतों में से एक है अनुच्छेद 44, जो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आज जब हम इस पर इतनी बहस सुनते हैं तो सोचने वाली बात यह है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां इतने सारे धर्म, संस्कृतियां और व्यक्तिगत कानून है, सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत जैसे मामलों में एक समान कानून बनाने और उसे लागू करने की व्यावहारिक चुनौतियां और सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। एकता और विविधता के बीच संतुलन कैसे साधा जा सकता है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के भारत को खोजना होगा। इसी कंटिन्यूटी में अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज हम भारतीय शासन प्रणाली की नींव के कुछ सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं कि विवादास्पद पहलुओं पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो असल में 3 बड़ी पहेलियां सुलझाते हैं। पहेलियां दिलचस्प है। पहली क्या है? पहली ये है कि क्या संसद जिसे हम चुनते हैं उसके पास संविधान को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है?
और ये कहानी ये अदालतों और संसद के बीच एक जबरदस्त रसाकशी की है, जिससे निकला संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। अच्छा, और दूसरी पहेली? दूसरी ये कि भारत ने अमेरिका की तरह एक स्थिर राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय ब्रिटेन जैसी संसदीय व्यवस्था क्यों चुनी? मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकार के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। और तीसरी, मुझे अंदाजा है ये केंद्र और राज्यों के बारे में होगी। बिल्कुल। तीसरी पहेली, भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है? ये कैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का एक बड़ा ही अनोखा संतुलन बनाता है, जो हमेशा चर्चा में रहता है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये व्यवस्थाएं क्या हैं, नहीं, बल्कि ये जानना है कि इन्हें क्यों चुना गया और आज हमारे लोकतंत्र के लिए इनके क्या मायने हैं। तो चलिए पहली से ही शुरू करते हैं। ये सवाल तो बहुत सीधा लगता है कि क्या संसद हमारे संविधान में कुछ भी बदल सकती है? क्या वो हमारे मौलिक अधिकारों को भी छीन सकती है? ये सवाल आपको सुन के हैरानी होगी, संविधान लागू होने के बस 1 साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। इतनी जल्दी? हाँ, 1951 का शंकर प्रसाद मामला। और तब कोर्ट ने कहा था, हाँ बिल्कुल, कोर्ट का मानना था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने की पूरी शक्ति है। तो मतलब उस समय तो ये तय हो गया कि संसद की शक्ति लगभग असीमित है। हाँ, शुरुआती धारणा तो यही थी, लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 1967 में, गोलकनाथ मामले में। अच्छा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही 16 साल पुराना फैसला पलट दिया और एक बहुत मजबूत स्टैंड लिया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों का स्थान लोकोत्तर और अपरिवर्तनीय है। मतलब वो इतने पवित्र हैं कि संसद उन्हें छू भी नहीं सकती। ओहो, तो यहाँ से संसद और न्यायपालिका के बीच सीधी टक्कर शुरू हो गई। एकदम जाहिर है, संसद को ये बात पसंद नहीं आई कि उसकी शक्तियों पर इतनी बड़ी लगाम लगा दी गई है। तो संसद ने क्या किया? जवाब में संसद 1971 में 24वां संशोधन अधिनियम लेके आई। और उसमें क्या था? उसमें साफ साफ कह दिया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने या वापस लेने की पूरी शक्ति है। मतलब एक तरह से संसद ने कहा, नहीं, हमारी शक्ति असीमित है। तो अब एक तरफ संसद थी जो अपनी सर्वोच्चता का दावा कर रही थी, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो मौलिक अधिकारों का रक्षक बना हुआ था। इस टकराव का अंत कैसे हुआ? इसका समाधान हुआ 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में। हाँ, ये तो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का शायद सबसे महत्वपूर्ण मामला है। बिल्कुल, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, संविधान की मूल संरचना, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। अच्छा, तो ये मूल संरचना है क्या? मतलब कोर्ट ने कहा कि आप संविधान बदल सकते हैं, लेकिन उसकी नींव को नहीं बदल सकते। आप घर में रंग बदल सकते हैं, कमरे बना सकते हैं, पर आप घर की नींव को ही नहीं तोड़ सकते। लेकिन ये तो बड़ा अजीब है। मतलब कोर्ट ने एक ऐसा नियम बना दिया जिसकी कोई साफ परिभाषा ही नहीं है। क्या इससे कंफ्यूजन नहीं पड़ गया कि आखिर मूल संरचना में क्या आता है और क्या नहीं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इस पर आज भी बहस होती है। हाँ। कोर्ट ने जानबूझकर इसे परिभाषित नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये समय के साथ केस दर केस विकसित होगा। कुछ उदाहरण तो दिए होंगे। शक्तियों का विभाजन। उनका तर्क था कि अगर हम एक लिस्ट बना देंगे तो संसद उस लिस्ट को छोड़कर बाकी सब कुछ बदल देगी। ये एक तरह का सुरक्षा वॉल्व है। तो ये सिर्फ एक अकादमिक सिद्धांत नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। 1975 में जब इंदिरा नेहरू गांधी मामले में प्रधानमंत्री के चुनाव को ही सवालों के घेरे में लाया गया, तब इसी मूल संरचना ने एक लक्ष्मण रेखा खींची। और फिर मिनर्वा मिल्स मामला भी था, है ना? हाँ, 1980 का मिनर्वा मिल्स मामला, जब संसद ने 42वें संशोधन के जरिए अपनी संशोधन की शक्ति को असीमित बनाने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसी कवच का इस्तेमाल किया और कहा कि संसद की सीमित संशोधन शक्ति खुद संविधान की मूल संरचना है। ये तो कमाल है। हाँ, ये फैसले दिखाते हैं कि ये सिद्धांत असल में लोकतंत्र को बचाने का एक प्रैक्टिकल टूल बन गया। दिलचस्प बात ये है कि इसी सुरक्षा कवच का एक हिस्सा संसदीय प्रणाली को भी माना गया है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस सिस्टम में ऐसा क्या खास था कि इसे संविधान की आत्मा का हिस्सा मान लिया गया। अमेरिका की तरह राष्ट्रपति वाला सिस्टम क्यों नहीं चुना, जो ज्यादा स्थिर लगता है? ये हमारी दूसरी पहेली है और इसका जवाब संविधान सभा की बहसों में छिपा है। बताइए। हमारे निर्माताओं के सामने दो मुख्य मॉडल थे। एक अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली जो स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी देती है, ठीक है, और दूसरा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली जो उत्तरदायित्व यानी अकाउंटेबिलिटी पर जोर देती है। स्थायित्व और उत्तरदायित्व, ये दोनों ही किसी भी सरकार के लिए जरूरी हैं।
इनमें से एक को चुनना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत बहुत मुश्किल। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को आप 4 साल के लिए चुनते हैं और उन 4 सालों में उसे हटाना लगभग नामुमकिन है। वो रोज रोज संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। सही बात है। दूसरी तरफ ब्रिटिश प्रणाली में प्रधानमंत्री और उनकी सरकार हर दिन हर पल संसद के प्रति जवाबदेह है। अगर वो सदन का विश्वास खो देते हैं तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। तो असल में संविधान बनाने वालों ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने एक ऐसी सरकार चुनी जिसे हर दिन अपनी जवाबदेही साबित करनी पड़े, भले ही उसके गिरने का खतरा बना रहे। बिल्कुल, उन्होंने स्थायित्व पर उत्तरदायित्व को तरजीह दी। और भी कोई कारण थे? व्यवस्था से निकटता शायद। हाँ, ये भी एक बड़ा कारण था। हम ब्रिटिश प्रणाली से परिचित थे, उसका अनुभव था। और एक और महत्वपूर्ण बात, वो विधायिका और कार्यपालिका के बीच रोज रोज के टकराव से बचना चाहते थे, जो अमेरिकी सिस्टम में आम है। अच्छा, जिसे हम ग्रिडलॉक कहते हैं। हाँ, भारत जैसे नए देश को विकास के लिए एक सामंजस्यपूर्ण सरकार की जरूरत थी। और इसी सिस्टम की एक खासियत है सामूहिक उत्तरदायित्व। ये सुनने में तो बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। पूरी कैबिनेट एक टीम की तरह काम करती है। मतलब एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। एकदम सही। अगर लोकसभा सरकार के किसी एक नीतिगत फैसले के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सिर्फ एक मंत्री नहीं, पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। बिल्कुल, ये जवाबदेही को बहुत मजबूत बनाता है। चलिए अब सबसे बड़े मुद्दे पर आते हैं, वो जो हमेशा खबरों में रहता है, केंद्र और राज्यों की लगाई। हमारा संविधान इस शक्ति के संतुलन को कैसे संभालता है? क्या हम असल में एक फेडरल देश हैं? ये हमारी तीसरी और शायद सबसे जटिल पहेली है। देखिए, सरल शब्दों में संघीय यानी फेडरल सरकार वो होती है जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती हैं। संविधान वो किताब है जिसमें लिखा है कि कौन से नियम कौन बनाएगा। तो हमारे संविधान में ये संघीय विशेषताएं तो साफ दिखती हैं। केंद्र और राज्य सरकारें हैं, शक्तियों का विभाजन करने वाली 3 सूचियां हैं, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। हाँ, ये सब क्लासिक संघीय लक्षण है। लेकिन भारतीय व्यवस्था की असली कहानी इसके लेकिन में छिपी है। अच्छा। हमारे संविधान में बहुत मजबूत एकात्मक यानी यूनिटरी या कहें कि गैर संघीय विशेषताएं भी हैं और ये बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण है एक सशक्त केंद्र। ज्यादातर महत्वपूर्ण विषय जैसे रक्षा, बैंकिंग, संचार सब केंद्र के पास हैं। ठीक है। दूसरा, हमारे राज्य अमेरिका की तरह अनश्वर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि संसद साधारण बहुमत से, मतलब बिना राज्यों से पूछे भी किसी भी राज्य की सीमाएं, उसका नाम या उसका अस्तित्व ही बदल सकती है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है केंद्र के हाथ में। इसके अलावा एकल संविधान और एकल नागरिकता भी है। बिल्कुल। और सबसे मजबूत एकात्मक विशेषता है आपातकालीन प्रावधान। हाँ, इमरजेंसी। आपातकाल लगते हैं बिना किसी संविधान संशोधन के पूरा देश एक एकात्मक व्यवस्था में बदल जाता है और सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति भी तो है। हाँ, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो फिर मतलब क्या हुआ इसका? इतने सारे एकात्मक लक्षणों के साथ क्या भारत को संघीय कहना सही है? इसी वजह से विशेषज्ञ इस पर एकमत नहीं है। केसी वेयर ने इसे अल्पसंघीय या क्वाजी फेडरल कहा। मतलब संघीय जैसा है पर पूरी तरह से नहीं। हाँ, वहीं ग्रैनविले ऑस्टिन जैसे विद्वान इसे सहकारी संघवाद कहते हैं, जहां केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि हमारा संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों हो सकता है। तो इस बहस का कोई अंतिम नतीजा निकला? कोर्ट ने कुछ कहा इस पर? हाँ, इस बहस का कानूनी समाधान 1994 के SR बोम्बई मामले में आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि संविधान संघीय है और संघवाद इसकी मूल विशेषता है। तो मतलब संघवाद भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बिल्कुल। कोर्ट ने माना कि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्य केंद्र के एजेंट हैं। राज्यों का अपना स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है। तो आज हमने भारतीय शासन प्रणाली की 3 महत्वपूर्ण और आपस में जुड़ी हुई परतों को समझा। हमने मूल संरचना के सिद्धांत की कहानी देखी, एक ऐसा न्यायिक आविष्कार जो सुनिश्चित करता है कि संविधान की आत्मा को कोई बदल नहीं सकता।
फिर हमने संसदीय प्रणाली के पीछे के क्यों को समझा। ये सिर्फ एक सिस्टम का चुनाव नहीं था, बल्कि स्थायित्व पर जवाबदेही को चुनने का एक साहसिक दार्शनिक फैसला था। और अंत में हमने भारत के अनूठे संघीय ढांचे की पहेली को सुलझाया, जो राष्ट्रीय एकता के लिए एक मजबूत केंद्र और राज्यों की स्वायत्ता के बीच एक बहुत ही नाजुक और गतिशील संतुलन बनाता है। बिल्कुल। इन स्रोतों ने हमें संवैधानिक ढांचा तो दिखा दिया, यानी खेल के नियम, लेकिन ये खेल असल में कैसे खेला जाता है वो राजनीतिक संस्कृति, संस्थाओं की मजबूती और केंद्र राज्य के बीच के रिश्तों पर निर्भर करता है। ये ढांचा सहयोग और टकराव दोनों की भरपूर गुंजाइश देता है। तो इस चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार ये है कि संविधान ने शक्तियों का जो संतुलन बनाया था, क्या आज की बदलती राजनीति, तकनीक और अर्थव्यवस्था उसे एक नई दिशा में धकेल रही है? और अगर हाँ, तो भारत के इस अनूठे लोकतंत्र के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? इसी कंटिन्यूटी में अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने भारत के संघीय ढांचे की मूल बातें तो समझ लीं, लेकिन असली सवाल ये है कि रोजमर्रा के शासन में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का ये बंटवारा असल में काम कैसे करता है। और यही वो सवाल है जहां संविधान की, आप कह सकते हैं, असली परीक्षा होती है। मतलब कागज पर लिखे गए सिद्धांतों से रोजमर्रा के शासन तक का सफर। बिल्कुल, ये सिर्फ कानूनी प्रावधान नहीं है, ये तो भारत की राजनीति की धड़कनें हैं। सही कहा। आज की हमारी पड़ताल इसी जटिल रिश्ते पर केंद्रित है। हमारे पास जो स्रोत है वे भारतीय राजव्यवस्था पर एक विस्तृत दस्तावेज का हिस्सा है। तो चलिए सीधे संविधान की मशीनरी के अंदर झांकते हैं। हाँ, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है भारत को एक बड़े संयुक्त परिवार की तरह सोचना। अच्छा, कैसे? देखिए, परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं यानी केंद्र सरकार, वो पूरे घर की सुरक्षा, बाहरी दुनिया से रिश्ते और बड़े आर्थिक फैसले लेते हैं। और जो छोटे परिवार उस घर में रहते हैं, मतलब राज्य सरकारें, उन्हें अपने अपने कमरों को चलाने की आजादी है। वो अपने कमरे को कैसे सजाते हैं, रोज क्या पकाते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन ये समझना कि जब कोई पूरे घर का रंग बदलना चाहता है तो आखिरी फैसला किसका होता है और इस पर झगड़े क्यों होते हैं। एकदम सही। और ये झगड़े ये 3 मुख्य जगहों पर होते हैं: कानून बनाने में, शासन चलाने में और हाँ, पैसे के बंटवारे में। तो चलिए सबसे पहले घर की नियम किताब यानी रूल बुक से शुरू करते हैं। मैंने संविधान की 7वीं अनुसूची और उसकी 3 सूचियों के बारे में पढ़ा है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सुनने में तो ये एक बड़े से फाइलिंग कैबिनेट जैसा लगता है। ये एक फाइलिंग कैबिनेट से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का पावर मैप है। संघ सूची में वो विषय हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी है: रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग। ठीक है। इन पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ संसद का है। ये वो नियम है जो आपकी एनालॉजी में पूरे घर पर लागू होते हैं। ये तो समझ आया। फिर राज्य सूची। राज्य सूची में वो चीजें हैं जो हर राज्य की अपनी जरूरत के हिसाब से अलग हो सकती हैं, जैसे पुलिस, खेती, साफ सफाई, स्थानीय बाजार। ये राज्यों के एक तरह से अपने अपने कमरों के नियम हैं। और यहीं पर वो हाल के कृषि कानूनों वाला विवाद खड़ा हुआ था, है ना? क्योंकि खेती तो राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र ने कानून बना दिया। ये कैसे हुआ? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर इन सूचियों का असली मतलब समझ में आता है। ये सूचियां पत्थर की दीवारें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे पर चढ़े हुए घेरे हैं, ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं। अच्छा। केंद्र ने तर्क दिया है कि वे कृषि पर नहीं, बल्कि कृषि उत्पादों के व्यापार पर कानून बना रहे थे, जो समवर्ती सूची का विषय है। और भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाइयां इन्हीं ओवरलैपिंग सर्कल्स में लड़ी जाती हैं। दिलचस्प। तो फिर ये समवर्ती सूची क्या है? ये तो झगड़े की असली जड़ लगती है मुझे। आप कह सकती हैं, ये घर का वो कॉमन एरिया है, जैसे लिविंग रूम, जहां केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। जैसे शिक्षा, जंगल, बिजली, शादी, तलाक। ये ऐसे मुद्दे हैं जहां राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर तालमेल की जरूरत होती है। यहीं पर मेरा एक सवाल है, अगर लिविंग रूम के लिए केंद्र कहे कि सोफा यहाँ रखो और राज्य कहे कि नहीं वहाँ रखो, मतलब दोनों के कानूनों में टकराव हो जाए तो किसकी चलेगी? देखिए, यहीं पर हमारा संविधान केंद्र की तरफ झुक जाता है। टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून राज्य के कानून पर भारी पड़ेगा। मतलब राज्य का कानून उस हद तक बेअसर हो जाएगा? हाँ, उस हद तक बेअसर हो जाएगा जिस हद तक वो केंद्रीय कानून से टकराता है। तो केंद्र के पास हमेशा एक तरह का वीटो पावर है। वैसे समवर्ती सूची की बात हो रही है
तो क्या ये सच है कि 70 के दशक में इमरजेंसी के दौरान कुछ बड़े विषयों को राज्य सूची से निकालकर इसमें डाल दिया गया था? हाँ, ये 42nd संशोधन 1976 में हुआ था। 5 विषय जिनमें शिक्षा और जंगल जैसे बहुत महत्वपूर्ण विषय शामिल थे, राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए। इसका सीधा असर ये हुआ कि इन क्षेत्रों में राज्यों की स्वायत्तता कम हो गई। बिल्कुल, और केंद्र को नीति बनाने का ज्यादा अधिकार मिल गया। अच्छा, एक और सवाल मन में आ रहा है। मान लीजिए कल को कोई एकदम नई तकनीक आ जाए, जैसे कमर्शियल ड्रोन डिलीवरी। वो तो किसी भी सूची में नहीं है। इस पर कानून कौन बनाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए संविधान में अवशिष्ट शक्तियां या रेसिड्यूअरी पावर्स का प्रावधान है। अमेरिका में ऐसी बची खुची शक्तियां राज्यों को मिलती हैं, लेकिन हमने कनाडा का मॉडल अपनाया। और हमारे यहाँ भारत में ये शक्तियां केंद्र यानी संसद को दी गई हैं। तो भविष्य में AI से लेकर स्पेस टूरिज्म तक किसी भी नए विषय पर कानून बनाने का पहला हक संसद का होगा। तो ये तो साफ है कि नियम किताब केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाती है। लेकिन क्या कोई ऐसी भी स्थिति है जब केंद्र सीधे सीधे राज्यों के कमरे में आके यानी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? हाँ, और संविधान ऐसी 5 असाधारण परिस्थितियों की इजाजत देता है। इन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है। पहला, जब राष्ट्रहित दांव पर हो, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान या किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए। और दूसरा ज्यादा दिलचस्प है, जब राज्य खुद केंद्र को ऐसा करने के लिए बुलाएं। मतलब अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्य मिलकर संसद से अनुरोध करें कि हमारे लिए इस विषय पर एक कॉमन कानून बना दो, तो संसद ऐसा कर सकती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसी तरह बनाया गया था। अच्छा, तो ये हमेशा एक पावर ग्रैब नहीं होता, कभी कभी ये मदद का हाथ भी होता है। सही कहा। लेकिन इसमें एक और रास्ता है जो सबसे ज्यादा विवादास्पद है, राष्ट्रपति शासन। वो तो आए दिन खबरों में रहता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन इस रिश्ते की सबसे दुखती रग रहा है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य की विधानसभा की सारी शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं। और इसका इस्तेमाल भी काफी बार हुआ है। 100 से भी ज्यादा बार, और कई बार इसके पीछे राजनीतिक कारण बताए गए हैं। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या इस पर कभी कोई समाधान निकालने की कोशिश नहीं हुई है, और यहीं पर सरकारी आयोग की भूमिका आती है। 1983 में बने इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों पर सबसे गहरी पड़ताल की। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल ब्रह्मास्त्र की तरह होना चाहिए, मतलब आखिरी विकल्प के तौर पर, जब कोई और रास्ता ना बचे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि इसे संविधान का मृत पत्र या डेड लेटर मानकर चलना चाहिए। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि भरोसे की कितनी कमी थी। बिल्कुल। तो कानून बनाने की शक्ति में तो केंद्र का पलड़ा भारी है, लेकिन कानून बनाना एक बात है, उसे जमीन पर लागू करना दूसरी। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक मशीनरी पर अपना प्रभाव कैसे बनाए रखता है? मैं यहाँ IAS और IPS अधिकारियों के बारे में सोच रही हूँ। ये हमारे संघीय ढांचे का एक बहुत ही अनूठा पहलू है, अखिल भारतीय सेवाएं या ऑल इंडिया सर्विसेज। हाँ, इन अधिकारियों की भर्ती और ट्रेनिंग केंद्र की एजेंसी UPSC करती है, लेकिन ये अपनी सेवाएं राज्यों में देते हैं। इनका बॉस कौन है, ये हमेशा एक उलझावा सवाल रहता है। कैसे? कागज पर तात्कालिक नियंत्रण तो राज्य सरकार का होता है, लेकिन अंतिम नियंत्रण जैसे बड़ी सजा देना या नौकरी से निकालना वो केंद्र के हाथ में होता है। मैं इसकी वजह समझ सकती हूँ कि पूरे देश में प्रशासन का एक जैसा स्तर बना रहे, लेकिन कई राज्य नेता इसकी आलोचना करते हैं। हाँ, करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक औपनिवेशिक व्यवस्था की याद दिलाता है। एक ऐसा अधिकारी जो हमारी भाषा तक नहीं जानता और हमारे मतदाताओं के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो हमारे राज्य के लिए बड़े फैसले क्यों ले? ये एक वाजिब सवाल लगता है। ये एक बहुत ही वाजिब आलोचना है और इस पर दशकों से बहस चल रही है। लेकिन संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि ये सेवाएं देश को एक साथ जोड़ने वाले सीमेंट का काम करेंगी, एक पुल की तरह। हाँ, ये अधिकारी स्थानीय दबावों से मुक्त होकर निष्पक्षता से काम कर पाएंगे और केंद्र राज्य के बीच एक पुल का काम करेंगे। हकीकत इन दोनों तर्कों के बीच कहीं है। ठीक है, अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां शायद सबसे ज्यादा पारिवारिक ड्रामा होता है, पैसा। राज्यों की हमेशा शिकायत रहती है कि सारी जिम्मेदारियां, सड़कें, अस्पताल, पुलिस उनकी है, लेकिन तिजोरी की चाबी केंद्र के पास है। ये वित्तीय रिश्ता काम कैसे करता है? आपकी ये तिजोरी वाली बात एकदम सटीक है। झगड़े की जड़ है कर यानी टैक्स लगाने की शक्तियों का बंटवारा। अच्छा। जितने भी बड़े और मुनाफे वाले टैक्स हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वो सब केंद्र के हिस्से में हैं।
राज्यों के पास जमीन या शराब पर टैक्स जैसे अपेक्षाकृत छोटे स्रोत हैं। तो फिर राज्यों का खर्च कैसे चलता है? यहीं पर कहानी में एक परिवार के सलाहकार की एंट्री होती है, जिसे हम वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन कहते हैं। एक संवैधानिक संस्था। हाँ, ये एक संवैधानिक संस्था है जो हर 5 साल में ये तय करती है कि केंद्र अपनी कमाई का कितना हिस्सा राज्यों के साथ बांटेगा। तो ये बंटवारा सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसका सीधा असर आम नागरिक पर पड़ता है। हमारे मोहल्ले के सरकारी स्कूल की हालत, हमारे शहर की सड़कें, स्थानीय पुलिस की चुस्ती, सब कुछ। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार के पास कितना पैसा है, और वो पैसा इसी व्यवस्था से तय होता है। बिल्कुल। और हाल ही में जीएसटी ने इस पूरे खेल को बदल दिया है। यहाँ पर हमें एक नया शब्द सुनने को मिलता है, सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसे आसान भाषा में समझाइए। पुरानी व्यवस्था ऐसी थी जैसे परिवार के बड़े यानी केंद्र बच्चों यानी राज्यों को जेब खर्च देते थे। हाँ। जीएसटी ने इसे बदल दिया है। अब एक जीएसटी परिषद है। इसे एक बोर्ड मीटिंग की तरह सोचिए, जहां केंद्र और सभी राज्य, सबके पास एक कुर्सी और वोट का अधिकार है। और वो मिलकर फैसले लेते हैं। वो मिलकर तय करते हैं किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा। ये एक साझेदारी है, न कि ऊपर से नीचे का आदेश। हालांकि ये साझेदारी असल में कितनी बराबरी की है, इस पर बहस जारी है। हमने सरकारी आयोग का जिक्र किया जिसने इन तनावों को सुलझाने की कोशिश की। उनकी सबसे बड़ी सिफारिशें क्या थीं, जिसने कोई ठोस बदलाव लाया हो? अनुच्छेद 356 पर उनकी सिफारिश तो थी ही, लेकिन एक और बहुत बड़ी सिफारिश थी, एक स्थायी अंतर्राज्य परिषद इंटरस्टेट काउंसिल बनाने की। अच्छा। संविधान में इसका प्रावधान तो पहले से था, लेकिन वो सिर्फ कागज पर था। सरकारी आयोग के जोर देने के बाद ही 1990 में इसे हकीकत में स्थापित किया गया। और इसका मकसद क्या था? मकसद था कि केंद्र और राज्यों के मुख्यमंत्री एक टेबल पर बैठकर आपसी विवादों को सुलझा सकें, बजाय इसके कि मामला हमेशा कोर्ट में जाए। और क्या बाद में भी ऐसी कोई कोशिश हुई? पुंछी आयोग के बारे में भी सुनने में आता है। हाँ, 2007 में मदन मोहन पुंछी आयोग बना। दुनिया बदल रही थी, गठबंधन सरकारों का दौर था, तो संबंधों की फिर से समीक्षा की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने किस बात पर जोर दिया? पुंछी आयोग ने सबसे ज्यादा जोर सहकारी संघवाद के विचार पर ही दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को एक दूसरे को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर समझना चाहिए। उनका मानना था कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। तो आज के इस पूरी पड़ताल से ये तो साफ है कि भारत का संघीय ढांचा किसी एक मॉडल की नकल नहीं है। ये अपनी प्रकृति में बिल्कुल अनूठा है। हाँ, ये उस संयुक्त परिवार जैसा है जहां मुखिया की चलती तो है, लेकिन दूसरे सदस्यों की आवाज को पूरी तरह अनसुना भी नहीं किया जा सकता। सही कहा। ये कोई स्थिर व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक गतिशील संतुलन है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो लगातार संवाद, बातचीत और कभी-कभी टकराव से विकसित होता रहा है। ये सहयोग और टकराव का एक निरंतर नृत्य है। बिल्कुल, जो हमारे संविधान की जीवंतता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और अंत में श्रोताओं के लिए विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही है, क्षेत्रीय पार्टियां और मजबूत हो रही हैं और राज्यों की अपनी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, आपको क्या लगता है भविष्य में केंद्र राज्य संबंधों का यह संतुलन शक्तियों के और ज्यादा विकेंद्रीकरण यानी राज्यों को और अधिकार देने की ओर झुकेगा, या फिर राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की जरूरतें इसे और ज्यादा केंद्रीकृत बनाएंगी?